नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खेसारी लाल यादव ने मदद मांगी है। सीएम नीतीश कुमार से खेसारी लाल यादव ने मदद मांगी है। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर मदद की मांग की गई है खेसारी लाल यादव की तरफ से। खेसारी लाल यादव ने मदद मांगी है। सीएम और मंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा है। पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई है। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार खेसारी लाल यादव की तरफ से। पत्र मुख्यमंत्री को भी लिखा गया, मंत्री को भी लिखा गया है। यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यूट्यूबर गौतम सिंह पर आरोप लगाए गए हैं खेसारी लाल यादव की तरफ से। खेसारी लाल यादव ने मदद की अब मांग की है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मदद मांग रहे हैं। गौतम सिंह को विक्षिप्त और जहरीला इंसान उन्होंने बताया। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार उन्होंने लगाई है। यूट्यूबर गौतम सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया है खेसारी लाल यादव ने। तो खेसारी लाल यादव ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भी अपनी बात रखी। खेसारी लाल ने न्याय को लेकर सीएम नीतीश पर भरोसा जताया। मुझे लगता है कि समाज की आईना जो होती है वो पत्रकारिता होती है, एक न्यूज रिपोर्टर होता है और अखबार होता है। और जब बेटियों की बात आ जाए, किसी औरत की बात आ जाए, मुझे कोई भला बुरा बोलता है तो मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बोल रहा है। बट आज एक बेटी की बात है, आज एक औरत की बात है। और मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी को लगेगा कि नहीं, मैं बिहार का बेटा हूँ और मेरा भी एक सम्मान है, तो शायद अगर मेरी फैमिली को अपना फैमिली समझेंगे तो जरूर शायद इस पे एक्शन लेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर कुछ एक्शन नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये चीजें सारी मुझे अपने फैन पे सौंपनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर मुझे दूसरा रास्ता यही अपनाना पड़ेगा कि मैं अब धरना पे बैठूंगा, क्योंकि अब इज्जत से बढ़कर कुछ तो है नहीं। और अब खबर तो समझिए, आज के समय में डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से यूट्यूबर्स की बाढ़ सी आ गई है। लोगों में वीडियो बनाकर कमाई करने की होड़ लगी हुई है। ज्यादा व्यूज बढ़ाने के चक्कर में यूट्यूबर खबरों को सनसनीखेज बना देते हैं। न्यूज वाले यूट्यूबर पर अक्सर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे लोग गलत खबर दिखाने की धमकी देकर उगाही में भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने इसे भड़ास निकालने का जरिया तक बना लिया है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यूट्यूबर की बदतमीजी से तंग होकर खेसारी लाल ने सीएम और पुलिस से मदद मांगी है। अब पुलिस पर है कि वो आईटी एक्ट के तहत किस तरह की और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर इस मामले में, जिसमें कि पत्र मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को लिखा गया है, कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो इसे आगे ले जाकर अपने फैन फॉलोअर्स तक भी वो जरूर पहुंचेंगे। बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा से चर्चाओं में बना रहता है। कभी उनकी वेशभूषा को लेकर तो कभी उनके कारनामे को लेकर। रविवार को भी तेज प्रताप के ऐसे ही अलग अलग अंदाज देखने को मिले। स्वघोषित कृष्ण जब सुदामा रूपी सुरेश मांझी के घर मेहमान बनकर पधारे तो उनके स्वागत में कढ़ाई चढ़ाई गई। उसमें तेल फोरन डाला गया और भिंडी की भुजिया तैयार की गई। रोटी बनाई गई और घर आए मेहमान को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। तेज प्रताप यादव ने भी इस आओ भगत को दिल से स्वीकार करते हुए सुरेश मांझी के रसोई घर में ही बैठकर रोटी और भुजिया का आनंद लिया। अपने स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव रविवार को भी अपने अलग अंदाज में नजर आए। मजदूर दिवस के अवसर पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा शुरुआत की। इसी क्रम में बिहटा प्रखंड के मखदूमपुर गांव में दलित बस्ती में रहने वाले सुरेश मांझी के घर तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए। क्या आपको आशा था कि हमारे घर पे इस तरह का कोई नेता आएंगे? वो सब मालूम हमको है, ये नहीं था पहले। ये अचानक है हुआ है। अभी कटनी कट के आए कितना खुशी आपको लगता है कि जो आपके घर पे ये इस तरह का नेता जी आए? बहुत अच्छा हमको लगा कि दरवाजा पर आ गए। एक छोटे से गरीब के घर पे। गरीब के घर पे जो बना से हम मदद।
गरीब का घर और जेब भले ही छोटा हो, उसका हृदय बड़ा होता है। सुरेश मांझी ने कभी तेज प्रताप यादव को देखा तक नहीं था, पर अचानक जब वो दरवाजे पर पहुंच गए तो अपनी सीमा के हद में अतिथि का स्वागत करने में सुरेश मांझी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी महादलित के घर पर जाकर भोजन करना राजनीति की कोई नई रवायत नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, पर लालू के बड़े लाल का अंदाज अनोखा है। और इसी अनोखे अंदाज की एक और झलक तब मिली जब तेज प्रताप यादव आइसक्रीम खाते नजर आए। गर्मी से परेशान तेज प्रताप यादव को जब आइसक्रीम खाने की तलब लगी तो उन्होंने कार्ट सहित वेंडर को ही अपने घर पर बुला लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव ने आइसक्रीम वाले को बुलाकर उससे चोकोबार आइसक्रीम लिया और वहीं उसका आनंद लेने लगे। अपने स्टाइल को लेकर तेज प्रताप यादव आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो सुर्खियां बटोरता है। रविवार के दिन भी उनका यही अंदाज सामने आया, जिसके मायने कई बार राजनीति से जुड़े होते हैं तो कई बार उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अजब गजब अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी कृष्ण की भूमिका में तो कभी शिव का रूप धारण करते हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरस जाते हैं। तेज प्रताप ये जानते हैं कि कैसे चर्चा में बने रहना है, तभी तो तेज प्रताप ने अपनी जनशक्ति यात्रा के दौरान दलित परिवार के यहाँ खाना खाया और अपने सरकारी आवास पर जब वो पहुंचे तो आइसक्रीम खाकर वीडियो वायरल कर दिया और इस वक्त इन दोनों ही तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। रुक करेंगे दूसरी खबर का तो सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। शनिवार की रात सुपौल में छापेमारी की गई थी, रविवार को पटना में छापेमारी हुई। डीएफओ के ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। घुसखोर डीएफओ की संपत्ति देखिए। देखिए पहले इन नोटों को, 500 की गड्डियां, 100 की गड्डी, 20 की गड्डी और 10 की गड्डी। बात सिर्फ रंग बिरंगे नोट तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इन गहनों को देख लीजिए। सोने के गहने, मोती की माला, चांदी के सिक्के, सोने की चूड़ी, हीरे का हार और बहुत कुछ। कितना कुछ देखिएगा, ये तो बस झांकी है। झांकी है सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण की काली कमाई का, जिसकी जानकारी निगरानी विभाग के छापे में मिली। यहाँ पर है चांदी के जो सिल्वर के कॉइन हैं उसको रिकवर किया गया है। ऑर्नामेंट जो है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैश है और बाकी जो केवीपी वगैरह है और एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निगरानी की टीम और जो अफसरान हैं वो खंगालने में जुटे हुए हैं। सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण पर आय से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार की रात उनके सुपौल के सरकारी आवास और ऑफिस पर छापेमारी की और रविवार को पटना के उनके आलीशान घर को खंगाला। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला। सुनील कुमार शरण के पटना स्थित एसके पुरी वाले घर की कीमत ही करोड़ों में है। इसके अलावा मसौढ़ी में जमीन के 5 प्लॉट, पुणे में प्लॉट और करीब 16 बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा करने की जानकारी भी मिली। कैश और गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर एक कंपनी भी है। अब सोचिए जरा, क्या ईमानदारी से कोई इतनी दौलत हासिल कर सकता है? लेकिन 1984 बैच के डीएफओ सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर पड़ा छापा उन सरकारी अधिकारियों के लिए साफ संदेश है, जो काली कमाई करेगा वो बचेगा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार का जीरो टॉलरेंस है। मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी आए दिन घूस लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। इस साल की बात करें
तो अब तक 12 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई निगरानी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 108 अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के लंबित केस भी हैं और इन लंबित केसों के साथ साथ कई आईपीएस अफसर भी आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जद में हैं। भ्रष्ट अधिकारियों ने शराब और बालू से सबसे ज्यादा अवैध रूप से संपत्ति का अर्जन किया है। शराब और बालू माफिया से सांठगांठ करने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है और डीएफओ पर यह छापा बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर जीरो टॉलरेंस का रुख रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को बीजेपी पूरे देश में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 12 नेताओं की टीम बना दी गई है। हालांकि बीजेपी के इस आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के आयोजन पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी जश्न के मूड में है और भव्य तरीके से जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने इस मौके पर 26 मई को देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो रहा है। उस अवसर पर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने यह मन बनाया है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बीजेपी के चालीसा पाठ आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है और राम और हनुमान के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हनुमान चालीसा का पाठ करें कि रामायण का पाठ करें, इनको किसने रोका है? लेकिन वो करेंगे नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति करेंगे। अब जनता भी इन्हें समझ चुकी है, अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। भाजपा गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए भाजपा ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। हनुमान चालीसा व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। इस मुद्दे को सड़क पे लाना सर्वथा गलत है। हनुमान चालीसा पर बिहार में जारी सियासी घमासान पर जेडीयू ने सेफ साइड लेते हुए कहा कि कोई दल क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार सामाजिक सौहार्द के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। अब कौन दल क्या कार्यक्रम चला रहा है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने स्तर से सामाजिक वातावरण के अनुसार काम करती है और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर काम पिछले लगातार 17 वर्षों से कर रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब पूरे देश में फैल गया है, लेकिन 26 मई को होने वाले बीजेपी के आयोजन पर बिहार में अभी से महाभारत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए, हाल के दिनों में हनुमान जी राजनीति के केंद्र में हैं। हनुमान चालीसा पर राजनीति महाराष्ट्र से शुरू हुई। लाउड स्पीकर पर अजान का शुरू हुआ विरोध। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पाठ की बात कह दी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 साल के पूरे होने पर बीजेपी का यह ऐलान है कि पूरे देश में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। बीजेपी के हनुमान चालीसा पाठ पर हालांकि विपक्ष को आपत्ति है। ऐसे में सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि इफ्तार पर आपत्ति नहीं तो फिर हनुमान चालीसा से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और यह दिक्कत क्यों होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे 3 देशों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही जर्मन चांसलर
ओलाफ शॉल्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत के न्यूट्रल रुख को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 दिवसीय दौरा। 65 घंटों में 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब पूरी दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर पड़ रहा है। इस युद्ध को लेकर भारत का रुख तटस्थ है और भारत ने वैश्विक मंच से रूस के खिलाफ एक बार भी वोटिंग नहीं की है, जबकि यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों के साथ दुनिया भर के देशों के बीच रिश्ते प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण हो गया है। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यूरोप दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और वे भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। भारत लौटते समय मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के लिए पेरिस, फ्रांस में कुछ समय के लिए रुकूंगा। इस साल में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। अपने 3 दिन के विदेश दौरे के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं। 65 घंटे के दौरे के दौरान 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 मई को जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात करेंगे। 3 और 4 मई को डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मिलेंगे। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही डेनमार्क में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर तो समझिए, पूरी दुनिया पर रूस और यूक्रेन युद्ध का असर पड़ा है। जंग को लेकर भारत का रुख तटस्थ है। जंग को लेकर दुनिया के तमाम देशों के रिश्ते प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा विदेश नीति के लिहाज से काफी अहम है। पीएम के दौरे से यूरोपीय साझेदारों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते यूरोपीय साझेदारों के साथ और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है, रखी जा रही है। झारखंड का रुख करेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दिल्ली में जब पहली बार खुद पर लगे आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी तो लगा कि वे पत्थर खदान की लीज की फांस पर खुलकर बोलेंगे, सीधा जवाब देंगे। लेकिन आज दूसरे दिन भी वे विरोधियों को ही ढाल बनाकर मामले से दूर रहने की कोशिश करते नजर आए, जबकि इस मुद्दे पर बीजेपी और हमलावर हो चुकी है। खुद पर लगे आरोपों का जवाब नहीं, विरोधी को ढाल बनाकर बचने की कोशिश। मानी की फांस पर खुलकर क्यों नहीं बोलते हेमंत? आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पर लगे पत्थर खदान की लीज की फांस को लेकर खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों लगातार दूसरे दिन भी हेमंत सीधे तौर पर जवाब देने की बजाय विरोधियों को ही ढाल बनाकर आरोपों से बचते या छिटकते नजर आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि शनिवार को पहली बार दिल्ली दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो बात आई सो आई, तो दूसरे दिन रविवार को भी हेमंत लगभग वैसे जवाब देते ही नजर आए। आरोप जिनने लगाया है अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहां देना है वहां दिया जाएगा ना। इसको मीडिया ट्रायल करके क्या हासिल होना है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की ओर से लगाया गया था कि पत्थर के खदान का लीज खुद हेमंत सोरेन और उनके भाई यानी कि बसंत सोरेन के नाम पर है। मामला पीएम
गृह मंत्री निर्वाचन आयोग से लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन आरोपों का खुलकर जवाब देने की बजाय हेमंत विरोधियों पर ही भड़ास निकाल रहे। बड़ा अजीब हालत है हमारे विरोधियों का। ये चाहते नहीं कि कोई काम करे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।